जी हाँ, सियासी पावर का इम्तिहान है। बंगाल से हरियाणा तक संग्राम है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के 3 राज्यों में आज राजनीति बेहद गर्म है और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इन तीनों जगहों पर आज हो क्या रहा है और कौन कौन से वो सवाल हैं जो बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं। बीजेपी के सामने इस वक्त के 3 बड़े चैलेंज। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से निपटने की बड़ी चुनौती। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि नंदीग्राम की चुनौती कबूल कर और मजबूत तो नहीं हो जाएंगी ममता बनर्जी, क्योंकि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट पर ही नंदीग्राम से जीते थे। उत्तराखंड की चुनौती क्या है? उत्तराखंड में नया नेतृत्व देने की चुनौती है। मामला फंस गया। बड़ा सवाल, त्रिवेंद्र रावत की जगह अब बीजेपी कौन से मजबूत चेहरे को आगे करेगी? कौन उत्तराखंड का नया सीएम होगा? इसके अलावा चुनौती हरियाणा में भी है, क्योंकि विश्वास मत जीतने की चुनौती है। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या खट्टर पर भारी पड़ रही है किसानों की नाराजगी। किसान आंदोलन का मुद्दा जिस तरह से सरगर्म होता हुआ नजर आ रहा है और आज कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। सबसे पहले हरियाणा से ही जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम खट्टर की बड़ी मुसीबत। इस वक्त जेजेपी के दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस लेकर आई है अविश्वास प्रस्ताव। अगर आप अपने सहयोग से ही भूमि पर जितनी जल्दी वो जमीन दलवा देंगे, सरकार उसको एक्वायर कर तुरंत प्रभाव से उस आरओबी का काम शुरू करेगी। जहां फुटओवर बात है, मथुरा रोड से जो विलेज की बात कर रही है, उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली एडिशनल 1400 स्क्वायर यार्ड जमीन की जरूरत है और जैसे ही वो अपलोड होगी तुरंत प्रभाव से उस कार्य को हम कंप्लीट करें। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि ये जो हमारा लकड़पुर का रेलवे ब्रिज है, यहाँ पर औसतन 30 दिन में लगभग 20 लोग रेलवे एक्सीडेंट में कट जाते हैं और ये आज का नहीं, ये सिलसिला पिछले 20 साल से चल रहा है और पिछले पंचवर्षीय योजना में भी इसके लिए पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ पे जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। तो मेरा अनुरोध है कि हमने 2 सर्वे आपके माध्यम से करवाए हैं। तो देखिए, किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर जब मीडिया से मुखातिब थे तो वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, कह रहे थे सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया है, जेजेपी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है इस वक्त सरकार में, उनकी पार्टी का क्या रुख होता है इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला पर उनके अपने ही विधायकों का खासा दबाव है कि वो सरकार के साथ खड़े नजर ना आए। और हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले सीएम खट्टर का कॉन्फिडेंस हाई है। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाए। वहीं डिप्टी सीएम चौटाला ने भी कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यानी जेजेपी की तरफ से भी यह बताने की कोशिश है कि वो बीजेपी के साथ है और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार जिस बहुमत से बनी थी उसी बहुमत के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास आगे 4 साल चलाएगी। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूं कि कल स्वयं लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये माना कि 2014 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो लाए थे। ये दर्शा देता है कि जो दोगली सोच वो रखते हैं उसका जवाब अटकलें ही होती हैं। जो अटकलों के ऊपर पर्दा ये अभी तुरंत हट जाने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एकदम स्पष्ट है, कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूं कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा। देखिए, बीजेपी के खाते में 40 सीटें गई थी और कांग्रेस के पास 31 सीटें आई थी। अब जेजेपी मिल गई बीजेपी से और बन गई सरकार। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, जरा सबसे पहले अब ये बताइए, क्योंकि जेजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए,
दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में निर्दलियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक जो निर्दलियों की बात आप कर रहे हैं और छोटी पार्टियों की बात कर रहे हैं, उसमें भी लगता है कि जो गठबंधन सरकार है वो अभी भी फायदे में है। 5 निर्दलीय विधायक हैं जो अभी भी सरकार के साथ हैं। पांचों जो हरियाणा सरकार के अलग अलग विभाग हैं वहां पर चेयरमैन पद के तौर पर उनको रखा गया है। अलग अलग जो बोर्ड हैं उनके या जो विभाग है वहां पर चेयरमैन का उनको पद दिया गया है। वो पांचों विधायक सरकार के साथ हैं। लगातार वो कहकर गए हैं कि हम सरकार के साथ ही खड़े हैं। जबकि गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक हैं सिरसा से, उन्होंने वो इस सेशन में शामिल नहीं होंगे, अपने पर्सनल रीजन है उनके, लेकिन उन्होंने चिट्ठी दे दी है कि वो भी सरकार के साथ हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा क्योंकि गोपाल कांडा से वो समर्थन लेना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उनका समर्थन भी पहले से ही सरकार के साथ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इस जो एक परीक्षा है उसमें पास तो हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की कोशिश यह है कि किसानों के मुद्दे पर उसको घेरा जाए। अभी हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव की पूरी कहानी शुरू हुई है उसके लेखक भी वही हैं। उन्होंने ही सरकार को चैलेंज किया कि आपको अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना चाहिए, आप विश्वास हासिल करें सदन का तो उस पर वोटिंग भी होगी, हेड काउंट के साथ ये वोटिंग होगी, ये बात कही जा रही है। अभी 88 सिटिंग एमएलएज हैं और उनमें से 45 का समर्थन चाहिए इस अविश्वास प्रस्ताव की नैया को पार लगाने के लिए सरकार को। लेकिन सरकार कॉन्फिडेंट है। जेजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया। हमारे साथ बने रहे। आपने सरकार के खिलाफ जो है इस वक्त हरियाणा विधानसभा की वो हमारे सामने रख दी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, क्या लगता है कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन नंबर्स पर अगर आप नजर डालें तो सरकार की स्थिति बहुत मजबूत नजर आ रही है। ये कांग्रेस की तरफ से पब्लिक पोस्टरिंग ज्यादा है क्या? बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया समीर जी आपने। ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस पार्टी, खासतौर से हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। और एक और समस्या जो बीजेपी की है, खट्टर सरकार की पिछले 5 साल भी रही, जाट आंदोलन के समय से जाट भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में नाराज है। उस खाई को जो है वो कांग्रेस और चौड़ा करना चाहती है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनकी नजर उसी वोट पर है। 2019 के चुनाव में भी जाटों ने घूम घूम कर गांव-गांव लोगों से कहा था कि बीजेपी को हराओ, इसलिए बीजेपी की सीटें कम हो गई। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ आने के कारण यह सरकार तब तक स्थिर रहेगी और कायम रहेगी जब तक दुष्यंत चौटाला साथ है। जिस दिन दुष्यंत चौटाला ये तय करेंगे कि हमको सरकार से अलग होना है, उस दिन सरकार के लिए संकट। लेकिन प्रदीप जी, दुष्यंत चौटाला पर दबाव तो है। उनके कई विधायक अब तो खुलकर मतलब मीडिया में बयान भी देने लगे हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला को यहां पर स्टैंड लेना चाहिए, सरकार के साथ खड़े नहीं रहना दिखना चाहिए, वरना इसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, दबाव तो बहुत ज्यादा है उन पर। खासतौर से ये कि एंटी जाट वोट पर चुनकर आई हुई सरकार को एक जाट नेता समर्थन दे रहा है, ये दबाव है उन पर। किसान आंदोलन में जाट शामिल है हरियाणा के, उसका दबाव है, उनके विधायकों का दबाव है। लेकिन उनके सामने जो विकल्प है, अगर मान लीजिए सरकार से हट जाए तो फिर क्या? अगर सरकार से हट जाते हैं तब भी कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकते। मान लीजिए कि किसी सूरत में चले भी जाएं तब भी सरकार बनना मुश्किल है। तो उनको सरकार से बाहर निकलने का फायदा क्या होगा, उस हासिल क्या होगा? यही बात है। नफा नुकसान जो है वो भी तोला जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। और ऐसे में जेजेपी ने यह साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है, सरकार को कोई खतरा नहीं हुआ। ये तो बात हुई हरियाणा की, लेकिन उत्तराखंड में क्या चुनौती है उसका भी जिक्र करना चाहिए। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला है। देहरादून में विधायक दल की बैठक है। पर्यवेक्षक रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में राज्य के अगले मुख्यमंत्री का फैसला होना है। और विधायक दल की ये अहम बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला लिया जाएगा। खास बात यह है कि उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले सभी बीजेपी सांसद भी इस विधायक दल की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं।
तो देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। 75 में से 57 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी की सरकार बनी थी उत्तराखंड में। लेकिन पिछले 4 सालों के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री थे, उनसे विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आई और चुनाव से ऐन पहले, 1 साल पहले आखिरकार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री यहां पर बदलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन है, सबसे पहले अब आपको यह बताते हैं, क्योंकि अभी इसी की चर्चा हो रही है। धन सिंह रावत का नाम सबसे ऊपर नजर आता है, जो कि उत्तराखंड में रावत सरकार में ही मंत्री रहे, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में। धन सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा अजय भट्ट जो कि लोकसभा सांसद हैं, उनका भी नाम आगे चल रहा है। माना यह जा रहा है कि अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम भी आगे। इसके अलावा सतपाल महाराज का नाम भी चर्चा में है, मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। और आज जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है, उसमें ये सारे चेहरे मौजूद होंगे। आज मोहर लग जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन धन सिंह रावत जो कि आरएसएस कैडर के माने जाते हैं, आरएसएस में लंबे समय तक वक्त बिताया है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के तौर पर काम किया है और आज की तारीख में भी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार जो थी उसमें मंत्री मौजूद हैं। ऐसे में उनका नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री पद की रेस पर अजय भट्ट ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, विधायक दल की बैठक में अगले सीएम का फैसला होगा। ये अजय भट्ट की तरफ से कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं। मैं कभी न दौड़ में रहता हूं, न कहीं जाता हूं, न कुछ कहता हूं। मेरे संगठन ने, मैं आभारी हूं कि मुझे भारत की संसद में भेजा है और जब कभी भी कोई ड्यूटी दी, मैंने अपने प्रदेश में अध्यक्ष की ड्यूटी भी निभाई है। इसलिए मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, कहीं पर नहीं हूं। बिल्कुल होंगे, हम होंगे, हमारे सांसद होंगे। भाई हमारी सरकार है, त्रिवेंद्र जी हमारे हैं, हमारी सरकार हमारी है। पहले हमारी सरकार थी, कल से सरकार जो आएगी वो हमारी। सर किस तरह से देखते हैं कल ही करके आया। तो देखिए विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले सारे सांसद और इसके अलावा सभी बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग का हिस्सा होंगे और विधायक दल की बैठक में अगले सीएम का फैसला हो जाएगा। अजय भट्ट जो कि लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, इनका नाम भी चर्चा में था। वो क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, सुनते हैं। मैं कभी न दौड़ में रहता हूं, न कहीं जाता हूं, न कुछ कहता हूं। मेरे संगठन ने, मैं आभारी हूं कि मुझे भारत की संसद में भेजा है और जब कभी भी कोई ड्यूटी दी, मैंने अपने प्रदेश में अध्यक्ष की ड्यूटी भी निभाई है। इसलिए मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, कहीं पर नहीं हूं। बिल्कुल होंगे, हम होंगे, हमारे सांसद होंगे। भाई हमारी सरकार है, त्रिवेंद्र जी हमारे हैं, हमारी सरकार हमारी है। पहले हमारी सरकार थी, कल से सरकार जो आएगी वो हमारी है। पहले के मुख्यमंत्री हमारे थे, कल जो मुख्यमंत्री आएंगे वो हमारे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? और आइए सीधे रुख करते हैं देहरादून का। मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कुन्नन। कुमार, क्या लग रहा है किसका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है? देखिए समीर, नाम किसी का भी रेस में हो, लेकिन कोई कुछ इस स्थिति में ठोक बजा के कहने को तैयार नहीं है कि फलाना आदमी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का देहरादून का जो कार्यालय है उसके सामने खड़ा हूं। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है और एक एक करके सब लोग यहां पहुंच रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जो भी यहाँ पे आ रहा है वो इस बात को लेकर कुछ भी उसको जानकारी नहीं है कि क्या होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजापुर गेस्ट हाउस में कल विधायकों को बुलाया गया था। अच्छा। और एक परफॉर्मा पे साइन करवाया गया जिसमें ये लिखा गया कि जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा हम उसका स्वागत करते हैं। तो एक रस्म अदायगी बेशक यहाँ है, नाम तो कहीं और से तय हो गया। कितनी देर में विधायक दल की मीटिंग शुरू हो जाएगी? दिल्ली से नाम तय करके भेजेगी।
विधायक दल में तकरीबन सारे लोग पहुंच गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त ये बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी, क्योंकि पर्यवेक्षक 10 बजे से पहले ही आ गए थे। विधायकों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है और सांसदों के आने का सिलसिला जारी है। समीर, बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, देखिए, पिछले 4 साल में तमाम तरह की नाराजगी विधायकों की सामने आई और राज्य में मंत्रियों और विधायकों के एक धड़े ने केंद्रीय नेतृत्व से लगातार ये मांग की कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा आपको बदलना पड़ेगा, वरना नुकसान हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। अब चुनाव से 1 साल पहले चेहरा बदला जा रहा है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी सीधे सीधे क्या नजर आती है बीजेपी के आला नेतृत्व की? देखिए समीर, जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो आला नेतृत्व को ये लगने लगा कि वहाँ पे चुनाव में स्थिति खराब हो सकती है। खास करके जिन्हें चुनाव में जाना है, जिनको चुनाव लड़ना है, वही अगर मायूस हैं और नाराज हैं तो फिर आगे पार्टी कैसे सफ़र तय करेगी। इसके लिहाज से पार्टी ने पिछले दिनों जो कंसल्टेशन किया, क्योंकि पार्टी को ये लगातार फीडबैक मिल रहा था कि दिनों दिन स्थिति खराब हो रही है, तो जो कंसल्टेशन किया, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम गए, सारे विधायकों से फीडबैक लिया। उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष को, उसके बाद पार्टी को लगा कि नहीं, अब कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन अब आज जब विधायक दल की बैठक वहाँ हो रही है तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं यहाँ समीर आपको बताना चाहूँगा कि अगला मुख्यमंत्री जो भी बने, पार्टी इस पसोपेश में है कि कोई सांसद को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसको तुरंत चुनाव लड़ाना पड़ेगा, कहीं से एक सीट खाली करानी होगी। वैसी स्थिति है क्या? लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर विधायकों में से किसको बनाया जा सकता है? तो जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने बताया जाता है कि अपने तरफ से धन सिंह रावत का नाम प्रपोज किया है। तो संभव है कि धन सिंह रावत फ्रंट रनर में सबसे आगे हैं और ये संभव है कि एक ऐसा उपाय निकलेगा कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, सारे लोग भी खुश रहेंगे, सब विन विन की सिचुएशन में रहेंगे। इसलिए उनका नाम सबसे आगे दिख रहा है। लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से नाम जरूर दिया जाता है, जैसा कि अभी कुमार बता रहे थे कि सारे विधायकों से साइन कराया जा चुका है। तो यहाँ से जो नाम जाएगा उस नाम पर एक बार सबको बताया जाएगा कि ये नाम सेंटर ने तय किया है, इसको हम बनाना चाहते हैं। और ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं आमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, बड़ी खबर दे रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ये चाहते हैं कि धन सिंह रावत, जो कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी भी हैं, आरएसएस के कैडर से आते हैं, संगठन मंत्री के तौर पर उत्तराखंड में काम कर चुके हैं, अभी भी सरकार में मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी तरफ से चॉइस जो है वो बीजेपी के नेतृत्व को दी है। अब देखना यह होगा कि विधायक दल की मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है, कौन से चेहरे को बीजेपी आगे करती है। एक लड़ाई, एक युद्ध बंगाल में भी छिड़ा हुआ है, उसका जिक्र करते हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर से जुड़ी बड़ी खबर। आज नंदीग्राम के लिए नामांकन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी। नामांकन से पहले शिव मंदिर में जाएंगी ममता बनर्जी, पूजा अर्चना करेंगी। पर्चा दाखिल करने से पहले वो यहां पर एक रोड शो भी करने जा रही हैं। तो नंदीग्राम की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। बंगाल के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे जोरदार टक्कर नंदीग्राम में होनी है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। और आज नंदीग्राम के लिए नामांकन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी और उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है टीएमसी की तरफ से। नामांकन से पहले ममता बनर्जी जिस मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगी, उस मंदिर से देखिए हमारे संवाददाता राजा चट्टोपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। हम अभी इंतजार में हैं नंदीग्राम के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी के मंदिर के बाहर, जहां लिखा हुआ है गेट में, आप देख रहे हो, श्री श्री महारुद्र सिद्धनाथ शिव ठाकुर जी मठ। ममता बनर्जी नंदीग्राम में जहां रुकी हुई थी लास्ट नाइट को, वहां से 100 मीटर की दूरी पर है इस मंदिर। इस मंदिर में थोड़ी देर बाद हम देख सकेंगे ममता बनर्जी आके शिव जी के उद्देश्य में अपनी फूल चढ़ाएंगी और यहाँ से हल्दिया के तौर और रवाना हो जाएंगी। हल्दिया में आज उनका नॉमिनेशन पेपर सबमिट करेंगी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। कैमरामैन समर दास के साथ राजा चट्टोपाध्याय, TV9 भारतवर्ष। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान तो जुड़े हुए हैं। गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल की सियासत को बखूबी समझते हैं और हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय
हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और रविशंकर दत्ता हमारे साथ नंदीग्राम से मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी टक्कर नंदीग्राम के मैदान में होनी है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। ममता बनर्जी की क्या तैयारियां? देखिए, ममता बनर्जी की तैयारी की बात अगर की जाए तो समीर, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जी। नंदीग्राम में मैं कल रात को पहुँचा था, लेकिन मैं करीब रात को यहाँ पे रात को नहीं, शाम को 7 बजे पहुँच गया था, लेकिन 10 बजे तक मुझे कोई होटल नहीं मिला। जो भी होटल में मैं जा रहा था सब पुलिस से, ममता बनर्जी की सिक्योरिटी से भरे पड़े थे। इसका कारण ये है, ममता बनर्जी यहाँ पे अपना सिक्योरिटी ला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी, जो बार बार ममता बनर्जी ये कह रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो होटल सारे पुलिस बुक कर दिए, तो बाहर के जो लोग हो वो रहेंगे कहाँ? ये एक। दूसरी बात है, कल शिशिर अधिकारी जो कि अभी भी तृणमूल कांग्रेस में है, उन्होंने कल ये कहा ममता बनर्जी नंदीग्राम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बीजेपी को या तो फिर शुभेंदु अधिकारी को, शिशिर अधिकारी को किस तरीके का तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कि जिनको वो बाहरी कह रहा है। जल ममता बनर्जी कल इसका उत्तर भी दिए है, अगर हम बाहरी है, राज्य का बेटी हो के हम बाहरी है, तो बाहर से जो आ रहा है तो फिर वो कौन है? तो नंदीग्राम के लिए हम बाहरी है, लेकिन जबरदस्ती घुस रहे हैं। ये शिशिर अधिकारी का स्टेटमेंट देना कहीं बीजेपी को एक तकलीफ में, एक मुश्किलों में डाल रहा है, ये भी यहाँ पे साफ हो रहा है। और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बाहरी बनाम बंगाली की ये जो जंग है, ये अब तक बीजेपी और टीएमसी के बीच अभिषेक उपाध्याय नजर आ रही थी, लेकिन अब तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को ही बाहरी बताने लगे हैं शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी भी। क्या आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी जो है, ऐसा तो नहीं कि भारी पड़ जाएगी? पहले मैं वो जगह दिखाता हूं जहां शुभेंदु अधिकारी आज अपना इलेक्शन ऑफिस यहां पर स्थापित करने जा रहे हैं, और ये भी कवायद इस बात की है कि नंदीग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लगातार यहां से संपर्क बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये मंच बनाया गया है जहां पर शुभेंदु अधिकारी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। और मैं आपको अब वो ऑफिस दिखाता हूं, हनुमान जी का मंदिर है, ये एक प्रतीक है। हनुमान जी के मंदिर के पास में ही वो ऑफिस शुभेंदु अधिकारी ने लिया है, इलेक्शन ऑफिस है, और यहाँ से वो लगातार पूरे इस इलेक्शन के कामकाज की प्रचार की अपने रूपरेखा तैयार करके, ये देखिए उनका दफ्तर है, यहाँ पर नंदीग्राम विधानसभा लिखा हुआ है और उनका शुभेंदु अधिकारी का कार्यालय है। यहाँ पर अभी पूजा पाठ होगा, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी भी इसी बात को लगातार जोर दे रहे हैं कि नंदीग्राम से उनका ताल्लुक है। नंदीग्राम में जो भी टीएमसी या ममता बनर्जी को हासिल हुआ है वो शुभेंदु अधिकारी के चलते हासिल हुआ है, और इसी के लिए अलग अलग प्रतीकों का सहारा लिया जा रहा है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक बने रहे आप हमारे साथ। गौतम लाडी साहब, दीदी वर्सेस दादा की ये जंग, नंदीग्राम का संग्राम, और क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि नंदीग्राम की ये लड़ाई और इसमें जो जीता वही नंदीग्राम का संग्राम तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बंगाल का, इसलिए लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई नंदीग्राम में, बात सही है। जैसे सारे आपका मीडिया का, सारे देश का निगाह अभी उत्तराखंड हरियाणा के साथ साथ एक विधानसभा क्षेत्र के लिए सारे देश अपेक्षा कर रहे हैं, वहां पे लड़ाई कैसे हो, कौन जीतेगा। बात यह है कि ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम का नाम से ही उसका नाम है, वो जोड़ा जाता है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी शुभेंदु जैसे टक्कर दे रहे हैं। और मैंने जो सुना कि साथ कोशिश है कि उनके पर्चा भरने के टाइम में कोई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम आ रहा है कि वो भी शुभेंदु के लिए प्रचार कर सकते हैं। इसलिए इसका एक दिलचस्प एक तलार हो जाएगा नंदीग्राम चुनाव के लिए। ये बात सही है, अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारती है तो निश्चित तौर पे बंगाल में बीजेपी जीत रही है, लेकिन ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बात ये है कि बीजेपी अगर यहाँ पे शुभेंदु अगर हारते हैं, ये बात नहीं है कि बीजेपी दूसरी जगह पे अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन ममता बनर्जी का जो सबसे गढ़ माना जाता है तृणमूल कांग्रेस, जिस आंदोलन से उसका परिचय हुआ है, सारे देश में जानते हैं, ममता बनर्जी, नंदीग्राम, सिंगूर, ये जोड़ गया है नाम।
कि इस दोनों जगह पे जीतना। बिल्कुल गौतम लाठी साहब बने रहे। राजा चट्टोपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजा, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण का जबरदस्त आरोप लगाया जाता रहा ममता बनर्जी की सरकार पर, और यह कहा जाता रहा कि वो दरगाह पर तो जाती हैं, मंदिरों में जाती नहीं है, और दुआएं पढ़ती हुई नजर आती हैं, मंत्र पढ़ती नजर नहीं आती। ये तमाम जो है ये मुद्दे रहे, और ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि खास तौर पर मंदिर में पूजा अर्चना के जरिए ममता बनर्जी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। इसके पीछे क्या खास रणनीति आप देखते हैं? देखिए समीर जी, मैं यहाँ से नंदीग्राम की धरती पे खड़ा होकर मैं जो बोलना चाहूँगा आपको एवं और हमारे दर्शक को भी जो दिखाना चाहूँगा कि अब हम लोग एक शिव मंदिर के बाहर यहाँ खड़े हुए हैं। श्री श्री महारुद्र सिद्धनाथ शिव ठाकुर जीव मठ, इस मंदिर पे ममता बनर्जी थोड़ी देर बाद में पहुँच जाएंगी। यहाँ से शिव जी के उद्देश्य में फूल चढ़ाने के बाद यहाँ से हल्दिया के तरफ वो बढ़ेंगी एवं हल्दिया में जाके वहाँ अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगी। रहा आपका सवाल, अभी हम लोग जो देख रहे हैं पॉलिटिक्स में अभी रिलीजन वो बराबर का हिस्सा ले रहा है। रिलीजन इज़ नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम और आप चाहें या ना चाहें, पॉलिटिक्स में रिलीजन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो द पॉलिटिशियंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ रिलीजन एंड रिलीजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अभी जो हालात जो है, जो सच्चाई जो है, ऐसी असलियत में खड़े होके हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो बीजेपी का जो आरोप है, उस आरोप को काटने के लिए कल 22 मंदिर विजिट कर चुकी हैं और एक माज़ार पे भी वो गई थी। उनका जो बोलना है, उनका जो मानना है कि हिंदू मुस्लिम सब मिल के वोट का लड़ाई करो, ये गणतंत्र में, ये जनतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। डोंट डिवाइड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और हमको जो वोट मिलने वाला है वहाँ हिंदू का जो वोट मिलेगा और मुस्लिम का भी वोट मिलेगा, हिंदू का भी वोट मिलेगा। मैंने कभी डेवलपमेंट करते वक्त हिंदू का, जिसको मैंने घर दिया है, जिसको मैंने मकान दिया है, जिसको मैंने पैसा दिया है, जिसको मैंने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया है, मैंने कभी नहीं देखा है कि वेदर शी इज एन और ही इज एन हिंदू और अ मुस्लिम। ये डिवाइड मैंने नहीं किया है, ये डिवाइड बीजेपी ने किया है। ये आरोप जमकर हो रही है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजा बने रहे आप हमारे साथ। नंदीग्राम में ममता पर ये देखिए तस्वीरें बहरहाल इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। ये उसी मंदिर की तस्वीर है जहां पर आज ममता बनर्जी का दौरा होना है। ममता बनर्जी नंदीग्राम के इसी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं नंदीग्राम से। नंदीग्राम में 2 घर ममता बनर्जी ने किराए पर लिए हैं और माना यह जा रहा है कि अगले 1 महीने तक वो यहीं डेरा डाले रहेंगी और यहीं से चुनावी प्रचार की पूरी कमान भी संभालेंगी। नंदीग्राम पर खास फोकस बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी टक्कर इस बार होनी है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता बनर्जी की। वो शुभेंदु अधिकारी जो इसी नंदीग्राम से 2016 में टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बम्पर जीत हुई थी उनकी, वो टक्कर दे रहे हैं ममता बनर्जी को। तो लगातार इन तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर आएगी और नंदीग्राम में ममता पर बीजेपी का पोस्टर से अटैक कैसे हो रहा है यह भी आपको बताते हैं। नंदीग्राम में ममता के नए घर के बाहर ही पोस्टर चस्पा कर दिए गए। नंदीग्राम को अपना बेटा चाहिए, कोई बाहरी नहीं। ये बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लिखा है, ये देखिए, ये बंगाली में लिखा गया है कि नंदीग्राम को अपना बेटा चाहिए, कोई बाहरी नहीं। यानी बाहरी किसको बताने की कोशिश की जा रही है? ममता बनर्जी को, जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल की सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है और शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम का असली बेटा बताया गया है और ममता बनर्जी को बाहरी। और ममता बनर्जी के हिंदू कार्ड पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार क्या है ये देखिए। ममता ने फिर बंगाली संस्कृति का अपमान किया है। गलत मंत्र पाठ से ममता ने बंगाल का अपमान किया है, यह कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। पहले भी ममता बनर्जी ने कई बार भगवान राम का अपमान किया। बंगाल को बंगाल का अपमान करने वाला नहीं चाहिए, ये कहते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोल दिया है हमला।
तो ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल करेंगी और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के हिंदू कार्ड पर पलटवार करते हुए दिया है यह बयान। जुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी चंड मंड बोधे देवी दुर्गा बीज विनाशिनी सर्वसार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्य सर्वदा भक्तान पनते चंडिकाय नमः। और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कल ममता बनर्जी की ये जो बाइट थी जिसमें वो मंत्रोच्चारण करती हुई नजर आ रही थी, ये बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अब शुभेंदु अधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि गलत तरीके से मंत्रोच्चारण किया है ममता बनर्जी ने, तो ये भी क्या मुद्दा है क्या? देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। सबसे अहम बात ये समझने वाली कि यही मुद्दे सबसे डिसाइडिंग मुद्दे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और ये दोनों ओर से हो रहा है। उधर से भी कहा जा रहा है, उधर से जो एक चंडी पाठ करके जो ममता बनर्जी ने ये उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि मैं ही वो जो हूँ, वो ओरिजिनल जो पूजा पाठ की मान्यताएं हैं उसमें मैं यकीन करती हूँ, वो लोग से पॉलिटिसाइज करते हैं। उधर से इन पर आरोप लगाया जा रहा है और जो तस्वीरें लग रही हैं इस नंदीग्राम इलाके में, वो तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि इसी मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है और उम्मीद दोनों ओर से की जा रही है कि ये जो मुद्दा है, यही मुद्दा इस पूरे इलेक्शन को पोलराइज कर सकता है। और इसीलिए बार बार हमको इसी तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं और भी सुनने को मिलेंगे अभी जो हमको अभी अंदेशा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। सही कह रहे हैं आप कि इस तरह के बयान अभी और भी सुनने को मिलेंगे, इस तरह के आसार हैं। प्रदीप सिंह साहब, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका जरूर मैं चाहूंगा। ऐसा लग रहा है कि देवी देवताओं का भी बंटवारा हो गया है। एक तरफ से जय श्री राम के नारे को बुलंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खेमे से यह कहा जा रहा है कि भाई मां काली और मां दुर्गा को मानने वाले जो हिंदू हैं वो बड़े हिंदू हैं, असली हिंदू कौन, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं समीर जी, मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी डिफेंसिव पर है। देखिए अभी वो क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है इस समय, ये एक अलग मुद्दा है। पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने किस तरह का व्यवहार किया, असली मुद्दा ये है। इस समय चुनाव के समय तो कोई नहीं चाहेगा, हर वर्ग को लुभाना चाहेगी हर पार्टी। लेकिन पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने अगर सरस्वती पूजा नहीं होने दी, अगर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नहीं होने दिया, अगर हनुमान जयंती पर जो है हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होने दिया, तो ये सब लोगों को याद होगा। नेता अभी क्या बोल रहे हैं उनको उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आम जनता जो है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच अहम खबर यह कि बंगाल के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में जाहिर है पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम तो है ही, मिथुन चक्रवर्ती और सरबंती चटर्जी का नाम भी शामिल किया गया है, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। स्टार प्रचारकों में स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मालदा में एक रैली भी की थी और उसको लेकर ममता बनर्जी काफी हमलावर नजर आई थी, क्योंकि ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान जो काम हुए उस पर घेराबंदी की थी योगी आदित्यनाथ ने। और अब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें 40 नाम हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती और सरबंती चटर्जी का नाम भी शामिल है। और एक और बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासी हलचल से जुड़ी। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज नए नेता का चुनाव होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके हिसाब से धन सिंह रावत का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से आगे किया गया है। तो आज सबकी नजरें विधायक दल की जो मीटिंग हो रही है देहरादून में उस पर है, क्योंकि इसी मीटिंग में
उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री का नाम आगे किया जाना है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। 11 बजे का वक्त मुकर्रर हो गया है। 11 बजे कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है विधानसभा में, उस पर वोटिंग होगी। और उससे पहले मनोहर लाल खट्टर अपनी सरकार को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा गणित है, जो अर्थमेटिक है, वो खट्टर सरकार के साथ नजर आ रही है, क्योंकि जेजेपी आज की तारीख में भी चट्टान की तरह बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।